गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जहां अपने कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एक क्लास अपनी हो चुकी है जिसमें अपने डी ब्रोंगली सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? डी ब्रोंगली सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उससे ही अपने आगे करते हुए पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल जो कि बहुत ही कम वेट के होते हैं, आपको पता है। इसलिए क्या होता है कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये पार्टिकल, ये कण इतने छोटे होते हैं कि इनके संवेग तथा स्थिति को एक साथ एक ही समय पर ज्ञात करना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। इंग्लिश में अपने बात कहें कि मोमेंटम और पोजीशन को एक ही मोमेंट पर ज्ञात करना, ठीक है, स्पेसिफाई करना क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। क्लियर है? तो सिंपल सा है। पहले मैं साथ के साथ हिंदी में लिख देता हूं और इंग्लिश में आप नोट कर लेना, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई, अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग दोनों के मान एक साथ यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। इंग्लिश में फटाफट नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी गिवन मोमेंट both the position and momentum of electron, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल जो बहुत छोटे होते हैं, क्लियर। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय रूप इसका देखते हैं। ये होता है अपने पास डेल्टा एक्स, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता, क्लियर। और डेल्टा पी, इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी संवेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता, क्लियर। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये लगभग बराबर होता है h/4 के। h अपने पास क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, क्लियर। बहुत आसान सा है और इसके अंदर कुछ नहीं है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं, ये जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका, वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सा बच्चों? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण,
वेव इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों ये, और इसके बारे में अपने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। कौन सी है बच्चों? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। क्लियर? अब क्या होता है कि श्रोडिंगर ने डी ब्रोंगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज किया। डी ब्रोंगली का द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका उपयोग किया। और ये जो अपने पास थ्योरी आती है वो आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी में आती है। किस में आती है? क्वांटम यांत्रिकी में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स का कि श्रोडिंगर समीकरण को सिद्ध कीजिए, प्रूव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत ही आसान है। क्लियर? अब इसके अंदर अपने पास साई आता है। साई को अपने बोलते हैं तरंग फलन या आयाम फलन। बता देता हूं, छोटी छोटी बात है जिससे क्या आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है? ये कोई वेव जा रही है, ठीक है? अब ये अपने पास ये है साई, इंग्लिश में लिखते हैं PSI, ठीक है? कई बार जाई भी बोलते हैं इसे बोलते हैं तरंग फलन या वेव फंक्शन। ठीक है? तरंग फलन, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन या बोलते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन। क्लियर? अब होता क्या है इसके बारे में अपने आसानी से पढ़ लेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि अपने एक ऐसा पार्टिकल लेते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपने एक ऐसा कण लेते हैं जो टाइम के साथ बदलता नहीं है, जो टाइम के साथ बदलता नहीं है। तो अपने लिख लेंगे इस समीकरण में एक ऐसा कण लिया जाता है जो समय के साथ बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। क्या होता है बच्चों? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक ऐसा कण लिया जाता है जो समय के साथ बदलता नहीं है। क्लियर? और क्या नहीं बदलता उसके अंदर? उसके अंदर उसकी एनर्जी नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? उसकी एनर्जी नहीं बदलती। याद रखना, ठीक है? ऊर्जा नहीं बदलती है, एनर्जी। तो इंग्लिश मीडियम में अपने लिख लेते हैं, फॉर ए पार्टिकल हुज एनर्जी डज नॉट वेरी विद टाइम। फॉर ए पार्टिकल हुज एनर्जी डज नॉट वेरी विद टाइम। क्लियर? एक ऐसा पार्टिकल लेते हैं जिसकी एनर्जी टाइम के साथ क्या होती है? बदलती नहीं है। क्लियर? तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है। श्रोडिंगर वेव फंक्शन रिटन एज ए, लिखा जाता है। यह है अपने पास H कैप साई E कैप साई। इसे नाम दे देते हैं अपने इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम दे दिया बच्चों? इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। यहां पर अपने पास क्या है? H अपने पास क्या है? ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर? इसे बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टोटल एनर्जी ऑपरेटर।
अब आप पूछोगे ऑपरेटर क्या होता है सर? ऑपरेटर वो होता है, ये एक अलग ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसे बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। उसमें क्या होता है, अगर अपने किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन या इसके अलग अलग पार्ट होते हैं को स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि ऑपरेटर की मदद ली जाती है। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अपने पास बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ही काम में आ रहा है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या दिखाता है कि टोटल एनर्जी दिखाता है। किसकी दिखाता है? इस पूरे सिस्टम की दिखाता है। अब यहाँ पर H की वैल्यू निकाल लेंगे, H कैप T कैप प्लस V कैप। क्लियर? H कैप T कैप और V कैप। क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है, T क्या दिखाता है देख लो, मैं बता देता हूँ। ये मैंने निशान लगाया पर आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, ठीक है? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑपरेटर, ठीक है? और ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की काइनेटिक एनर्जी और ऑपरेटर की पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? ये अपने पास आ गया है। अब मैं क्या करूं कि ये H की वैल्यू, किसकी वैल्यू? H की वैल्यू, ये अपने पास H है, H कैप, और H कैप की वैल्यू अपने पास क्या है? ये पड़ी। इसे उठा के अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। क्लियर? H की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, पुट करने पर। क्लियर? अब H की वैल्यू रखेंगे तो बताओ अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी? T कैप प्लस V कैप साई E कैप साई, ये वैल्यू बन गई। अब T कैप अपने पास क्या था ये बताओ भी। अभी बात बताई, काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी? ऑपरेटर की होती है। और V कैप क्या होता है अपने पास? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑपरेटर की। अब मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू थी H कैप की किस में रख दी? इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, और अपने पास ये आ गई है। क्लियर? अब बात करते हैं कि तरंग की। मान लो अपने पास 3 एक्सिस है। कौन से हैं? 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, ठीक है? और मैं कह रहा हूं तरंग सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही है। 3 अक्ष है और तरंग किस अक्ष में जा रही है? एक्स एक्सिस में जा रही है। सपोज वेव मूविंग इन एक्स एक्सिस, ठीक है? माना तरंग एक्स अक्ष में जा रही है या गमन कर रही है, ठीक है? मूविंग कर रही है, कर रही है। यहां तक क्लियर है? एक्स एक्सिस में जाएगी तो अपने पास एक्स एक्सिस में कोई वेव मूव कर रही है तो उसका जो वेव फंक्शन आ जाएगा वो अपने पास कितना है? ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा। ये आता है अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, ठीक है? एक्स ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है कि अपने एक्सिस भी तो सम्मिलित करनी पड़ती है। क्या होता है? साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स लैम्डा, एक्स और आ जाएगा, अक्ष अपने इसके अंदर सम्मिलित कर दिया है। तो क्या आता है कि अगर कोई तरंग एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स हो वाई हो जेड लो, कोई भी ले लो बोले, ठीक है? अगर जेड लेते तो यहां पर जेड आ जाता। क्लियर? तो ये अपने पास इक्वेशन डाल देता हूं इसको मैं 2, तो अपने पास वेव फंक्शन क्या आ जाता है? साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स लैम्डा आ जाता है। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान है। अब देखते हैं आगे। अब क्या करना पड़ता है कि इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कितनी बार?
2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। याद रहेगी बात? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 को डिफरेंशिएट करने पर क्लियर? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा अपने पास? ठीक है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? डेल साई बाय डेल एक्स, ये अपने पास। और इक्वेशन कौन सी है? ए साइन 2 पाई एक्स। यहां पर अपने पास क्या है? 2 पाई और लेमडा ये कांस्टेंट है, और ए साइन, साइन क्या हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है, तो अपने लिख देंगे ए कॉस, ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, ए 2 पाई बाय लेमडा कांस्टेंट होता है, हमेशा आगे आ जाता है, ठीक है, याद रखना। ए साइन का कोस हो जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा क्या है? कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और साइन का क्या हो जाएगा अपने पास? कोस हो जाएगा, कोस। और क्या रह गया? 2 पाई एक्स बाय लेमडा, 2 पाई एक्स बाय लेमडा, ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। और अगेन डिफरेंशिएट करने पर अगेन करेंगे, क्लियर? अब अगेन करेंगे तो ये हो गया डेल स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो ए है माइनस, और अगर दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा? ये कांस्टेंट वापस आगे आ जाएगा, तो अपने पास 2 पाई लेमडा स्क्वायर, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई लेमडा एक्स। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू अपने पास आती है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान है, और इसे अपने नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। इसे इक्वेशन को नाम किया जाता है इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब आपको इसमें कुछ अलग चीज नजर आ रही है क्या? देख लेते हैं, कोई अलग चीज नजर आ रही है तो देखो, ए साइन 2 पाई एक्स लेमडा, याद है? तो इक्वेशन 2 में चलते हैं अपने, ये देखो ए साइन 2 पाई एक्स लेमडा, तो समीकरण 2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू अपने इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2, भाई इक्वेशन 2 से अपने वैल्यू 3 में पुट कर देंगे। क्लियर? तो क्या आ जाएगा बताओ? ये स्क्वायर तो हो जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए तो नहीं रहे, ए तो कट जाएगा, ठीक है, तो ये रह जाएगा अपने पास 2 पाई की स्क्वायर होगी 4 पाई स्क्वायर, और डेल्टा है क्या? लेमडा है, तो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास साई। इस पूरे की वैल्यू क्या थी? साई थी। इक्वेशन से अपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो दोबारा अपने चेक कर लेंगे इसको। ये जो ए साइन 2 पाई एक्स है, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आती है? साई आती है। क्लियर है? अब अपने को लेमडा की वैल्यू पता ही है, क्या होती है लेमडा की वैल्यू बच्चों? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, याद आया कुछ? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये बीएससी बीएड और बीएससी में काफ़ी क्वेश्चन आता है, बीएससी बीएड में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रख देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
डेल्टा स्क्वायर साई प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर साई। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे h अपॉन एम वी रख देंगे, तो यहाँ पर h अपॉन एम वी, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4 पाई स्क्वायर बाय एम वी ऊपर चल जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे क्या रह जाएगा एच स्क्वायर, ये अपने पास साई। यहां तक क्लियर है? बहुत ही आसान है और इसमें अपने को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, देखो बच्चों, अब क्या करना है, इस माइनस को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो प्लस में कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ गया डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस में आ गया, क्लियर। इसे अपने नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या नाम दिया मैंने इसे, इक्वेशन 5 दिया। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। किसकी बात करें, टोटल एनर्जी की। याद रखना है अपने को, यहां तक इस इक्वेशन तक आना है, उसके बाद में बहुत ही आसान है। इस इक्वेशन तक आना है, उसके बाद में बहुत ही आसान है। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने पास होती है 1/2 mv स्क्वायर प्लस v, और टोटल एनर्जी क्या है अपने पास E। v को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस में, E माइनस वी, तो ये अपने पास mv स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं इसे। हाँ बच्चों, mv स्क्वायर बाय 2 आसान है। अब 2 को इधर ले आएंगे और m को नीचे ले आएंगे, देखते हैं 2 e माइनस वी बाय m और v स्क्वायर, ये आ गई अपने पास वैल्यू। और इस v स्क्वायर की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 5 में। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में अपने इसकी वैल्यू रखेंगे और अपनी इक्वेशन बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी। देखो इक्वेशन 5 क्या है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। और यहाँ पर अपने को किसकी वैल्यू रखनी है, देखो यहाँ पर अपने को वैल्यू किसकी रखनी है, वी स्क्वायर की, जो भी अपने निकाली थी। करें स्टार्ट, तो अभी कर लेते हैं, कोई माथा पच्ची इसमें है नहीं। तो डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, बाय एच स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। यहां पर वैल्यू रखनी है इसकी, किसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो मैं इसे उड़ा देता हूं, उड़ा के इसको दोबारा लिख लेंगे, अपने को क्या दिक्कत है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे डॉट करके 2 e माइनस वी बाय एम, एक m से एक m कट जाएगा, ठीक है, साई इज इक्वल टू 0। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजीली, डेल्टा स्क्वायर साई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, एक m बच गया, m बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये किसे एक अक्ष में है, एक एक्सिस में है, किसमें है, एक ही
एक्सिस में है। अब मैं कहता हूं कि, ठीक है, इफ वी राइट श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑल एक्सिस, अगर मैं श्रोडिंगर समीकरण को सभी अक्षों में बनाऊं एक्स वाई जेड में, तो क्या होगी? तो ये हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये अपने क्या किया, श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने प्रूव कर दिया है। कौन सी इक्वेशन को? श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने प्रूव किया है। क्लियर बच्चों? तो आसानी से है और इससे अपने बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन सबसे इजी रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें साई और साई क्या होता है। साई मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। साई क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? तरंग फलन होता है। तरंग फलन होता है। क्लियर? और साई का जो वर्ग होता है, क्लियर, ये क्या बताता है? ये अपने को ये बताता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। क्लियर? जैसे जैसे साई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होगी, व्हेन वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, साई स्क्वायर का मान बढ़ने पर, लिख देते हैं, साई स्क्वायर का मान बढ़ने पर, वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि होती है। When value of psi square increases, then electron density is also increases. Clear? अब अपने पास न्यूक्लियस है एक, ठीक है। न्यूक्लियस में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कौन नहीं होता? इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों? बिकॉज फॉर न्यूक्लियस वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज 0। वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज 0। दैट्स वाई न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑर्बिटल। किसकी? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? जैसे बोलते हैं कक्षक, तो साई स्क्वायर से पता चलता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, ठीक है, पर साई स्क्वायर से अपने को पता चलता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अराउंड वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड एक एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो अपने पास? मैक्सिमम होती है। उसे क्या बोलते हैं अपने? ऑर्बिटल बोलते हैं। इजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं एक नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें ऑर्बिटल में, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो नाभिक के चारों ओर वह स्थान, नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। क्लियर? सिंपल है। तो इसमें लिखेंगे द प्लेस
where probability of finding electron, the place where probability of finding electron is maximum is known as a orbital, is known as a orbital. सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको. देखते हैं अब टाइप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ ऑर्बिटल. टाइप ऑफ ऑर्बिटल. तो इसमें अपने पास कक्षकों के प्रकार. क्या है? कक्षकों के प्रकार के प्रकार. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है एस कक्षक, एस ऑर्बिटल. दूसरा होता है पी कक्षक, पी ऑर्बिटल. तीसरा होता है डी कक्षक, डी ऑर्बिटल. और चौथा होता है अपने पास एफ कक्षक, एफ ऑर्बिटल. ठीक है, अपने जो काम के अपने सिर्फ वही पढ़ने. सबसे पहले अपने बात करते हैं एस ऑर्बिटल की. एस ऑर्बिटल. किसकी बात करते हैं? एस ऑर्बिटल, एस कक्षक. ठीक है, अब इसकी शेप कैसे होती है? पहले बात मैंने एक आपको बताई कि ये एक प्लेस होता है, प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. मान लो इस कमरे में मेरे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? जहां पर मैं खड़ा हूं. वो एरिया क्या हो सकता है? गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, घेर के रखा है. ठीक है, तो उसी टाइप से क्या होता है कि एस ऑर्बिटल, उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है. स्फेरिकल यानी गोलाकार होती है. क्या होती है बच्चों? गोलाकार. गोलाकार क्यों होती है? ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना इस जगह पर ज्यादा है. तो वो मैंने इसे डॉटेड शेप में दिखा दिया. क्लियर? क्लियर? अब ये डॉटेड इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. अब ये एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में. वाई जेड एक्सिस में. क्लियर? आसान है. तो देखो, जब इसके कॉर्नर को मिलाऊंगा मैं सबके, तो एक राउंड शेप बनेगा. इसलिए क्या होती है, इसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है? आकृति होती है कक्षक की, वो गोलाकार होती है. और दूसरी बात ये होते हैं डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी जिसे बोलते हैं अदिशात्मक. नॉन डायरेक्शनल. एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. क्लियर? कैसे? मान लो मैंने एक बॉल ली, गोल है बॉल, बॉल को मैंने छोड़ दिया. अब ऐसा है कि बॉल मैंने छोड़ी तो उधर सीधी सामने की तरफ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता. तो बॉल नॉन डायरेक्शनल होती है, मैं छोड़ूंगा तो किधर भी डायरेक्शन में वो जा सकती है. क्लियर है? तो देखो, अब इसकी आकृति होती है, शेप ऐसे होती है. ये 1s है. ठीक है, गोल होते हैं. एक्स वाई जेड. ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है. याद रहेगा? 1s में कितने ऑर्बिट होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं. एस ऑर्बिटल कंटेन 1 ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन. एस कक्षक, एस कक्षक, एस कक्षक जी यहाँ एस शेल, सब शेल लिख देते हैं. ठीक है, सब शेल. एस उपकोश एक ऑर्बिटल रखता है. क्लियर? और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं. क्लियर? याद रह जाएगी बात आपको, बहुत ही सिंपल है. अब बात करते हैं नोड क्या होता है. क्या? नोड. नोड क्या होता है? नोड क्या होता है? किसी भी ऑर्बिटल में ऐसा प्लेस होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, नोड क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। नोड। वनस में देख लेते हैं टोटल नोड, जो कुल नोड होते हैं, टोटल नोड, ठीक है, वो कितने होते हैं? n-1। ये 1 है, n की वैल्यू 1, एक में से एक गया तो 0, इसमें कोई नोड नहीं है। ठीक है, याद रह जाएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको नोड के लिए याद रखना है। अब बात करते हैं अपने p ऑर्बिटल। किसकी बात करें बच्चों? p ऑर्बिटल की बात करते हैं। p कक्षक, ठीक है, इसकी आकृति होती है डबल, इसकी आकृति है डंबल शेप। डंबलाकार होती है। क्या होती है? डंबलाकार होते हैं। ये डायरेक्शनल होते हैं, यानी दिशात्मक होते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों का नाम px, py और pz। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके टाइप पढ़ लेते हैं। p में क्या होते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जगह ज़्यादा चाहिए ना। तो इसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है, ऐसा एरिया कवर करता है ये अपने पास। ठीक है, और ये बीच में जो खाली स्थान है, वैकेंट स्पेस है, उसे बोलते हैं नोड। तो इसके अंदर नोड कितना है? देखो, एक नोड आता है ना पी में, जब इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? डंबल शेप बनता है। 3 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, पहला है अपने पास px। px अगर डंबल x एक्सिस पर पड़ा है, ये x है, इसके ऊपर पड़ा है ऐसे, तो इसे बोलते हैं px टाइप का ऑर्बिटल। ठीक है, और डंबल y पर पड़ा है, ये y है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं py टाइप का ऑर्बिटल, py। अगर डंबल z पर पड़ा है, यहां जी z वाला है, तो इसे बोलते हैं pz ऑर्बिटल। ये सारे क्या अक्षों के ऊपर पड़े हैं? अक्षों के ऊपर, ये अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? ये सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं, अक्षों के ऊपर स्थित p कक्षक होते हैं। संख्या में 3 है, और एक में 2 आते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 6। तो बच्चों आज अपने क्या किया? ऑर्बिटल पढ़े। ऑर्बिटल में आगे अपने पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बाद में क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉन भरने, स्लेटर का नियम, और इस चैप्टर में से जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे कर देंगे, जिससे क्या अपने बीएससी के टॉपिक कोई भी छूटे ना, और सारा सिलेबस अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो। क्लियर है? तब तक पढ़ते रहिए और लगातार देखते रहिए, कोई भी टॉपिक अपने से मिस नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।